सनशाइन क्लासेस जेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेट 1 लेके आए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट है जो मार्च 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 11th का, उसको ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। तो आप इस सेट को पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे और आशा करते हैं कि आप इसे देखने के बाद आप पूरी तरह सिक्योर हो जाएंगे कि हमें किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए देर ना करते शुरू करें। पहला सवाल है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। देखिए, सवाल हल्का सा पेचीदा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। हल्का समय लगेगा, इकोनॉमिक्स है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। जीवन के सामान्य कारोबार के वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। देखिए, जीवन के सामान्य कारोबार, अगर जीवन की बात करें तो सामान्य कारोबार से वाक्यांश से क्या तात्पर्य, इसको ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। पहला दिया है मनुष्य के सामाजिक कार्य, दूसरा दिया है मनुष्य का धार्मिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य और मनुष्य का मनोरंजन कार्य। देखिए, कारोबार का बात कर रहा है तो सामाजिक काम एक कारोबार नहीं है, धार्मिक कार्य भी कारोबार नहीं है, मनोरंजन भी कारोबार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा जाता है हमेशा। नहीं है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं है। देखिए, उत्पादन का संबंध अर्थशास्त्र से है, उपभोग का संबंध भी अर्थशास्त्र से है, वितरण का संबंध भी अर्थशास्त्र से है, क्योंकि उत्पादन करेगा तो उपभोग करेगा, वितरण भी करेगा। लेकिन सरकार का गठन संबंध राजनीतिक दलों से है, राजनीतिक परिस्थितियों से है, लेकिन ये सरकार का गठन अर्थशास्त्र नहीं करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, एडम स्मिथ मार के आ जाते हैं। भाई, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, सांख्यिकी का नहीं। सांख्यिकी का जनक ग्राटफाइड आकेनवाल को कहा जाता है और इन्होंने 1749 ईस्वी में पहली बार सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बहुवचन में सांख्यिकी का क्या मतलब होता है। देखिए, बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब होता है संख्यात्मक मान, आंकड़ा और सांख्यिकी तथ्य, ये तीनों होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ एक वचन पूछता तो हम लोग सिर्फ संख्यात्मक मान बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी साथ साथ में बताते जा रहे हैं, जिससे आपका और भी चीजें क्लियर होते जाएगा। आगे, अर्थशास्त्र में किस आंकड़ों का प्रयोग होता है। देखिए, सवाल कह रहा अर्थशास्त्र में किस आंकड़ों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर यह सांख्यिकी पूछता सांख्यिकी में किस आंकड़ों का प्रयोग होता है तो क्वेश्चन कुछ अलग बदल जाता। तो यहाँ कह रहा है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मात्रात्मक गुणात्मक। अब मात्रात्मक गुणात्मक होता क्या, ये समझ में आना चाहिए तो आपको। तो देखिए, मात्रात्मक ऐसा होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं मात्रा के रूप में, या फिर ये कह सकते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, जैसे नंबर्स में हो, नंबर्स गिन। जैसे आपको पूछे कि आपके स्कूल्स में कितने बच्चे हैं तो काउंट करेंगे उसको नंबर्स में 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं कि आप 4.5 कहेंगे, 4.5 बच्चे तो नहीं हो सकते। लेकिन गुणात्मक हम लोग उसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 4.5 kg, 2.3 kg। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में मात्रात्मक भी प्रयोग होता है और गुणात्मक का प्रयोग होता है, लेकिन सांख्यिकी में सिर्फ मात्रात्मक का प्रयोग होता है, हम लोग गुणात्मक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचरित या परिमित उत्तरों के प्रश्न के उत्तर विकल्प संख्या हो सकती है। संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में विकल्प की संख्या हो सकती है तो केवल 2 हो सकती है। ठीक है, 2 विकल्प हो सकते हैं। जो संचरित परिमित उत्तर होते हैं उसमें केवल 2 विकल्प हो सकते हैं। किस प्राथमिक आंकड़े में विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। देखिए, अन्वेषक किसको कहते हैं, जो आंकड़ा तैयार करने वाला व्यक्ति होता है। तो बोल रहा है कि किस प्रकार के आंकड़े में, तो हमने क्वेश्चन पढ़ते समय ही प्राथमिक बोल दिया था आपको, तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, प्राथमिक होगा, कि जबकि यहाँ प्राथमिक लिखा हुआ नहीं था। तो ये जब आप सही से जान रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको आंसर पहले पता चल जाएगा। तो यहाँ कह रहा था कि किस प्रकार के आंकड़े में विश्वसनीयता और सत्यता के जवाबदेही का अन्वेषण होता है। विश्वसनीय जब ज्यादा विश्वसनीय हो तो प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, आप इसे समझ लीजिए पहले। देखिए, कुछ आंकड़े होते हैं, मान लीजिए आपको कहा कि एक स्कूल का या एक गांव का आपको जनगणना करना है, तो
तो आप पर्टिकुलर सभी के घर गए और घर जा जा के जनगणना किए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। द्वितीय आंकड़ा किसे कहते हैं, वे आंकड़े जो किसी से तैयार ले लिया गया। जैसे मान लीजिए आपको जनगणना करने दिया गया, तो आपको पता है कि कभी ना कभी जनगणना हुआ होगा, तो आप क्या किए, बीएलओ के पास गए और बीएलओ को कहा कि भाई हमें आपका डाटा दे दीजिए, हमको काम है, उसने आपको दे दिया, तो वो आंकड़ा आपको मिल गया। तो उस आंकड़े में सत्यता की गहनता नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग छूट गए हो। 8वां नंबर सवाल, आंकड़े संग्रहण की सूची एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अभी तो ऊपर भी सवाल आया था कि अन्वेषक कहलाता है या प्रेक्षक कहलाता है। देखिए ये तो पूछा था ऊपर में कि अन्वेषक पर क्या होती, तो अन्वेषक या प्रेक्षक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 9वां नंबर, इनमें से किस विधि में प्रगलक का उत्तरदाता प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रगलक का मतलब जो आंकड़ा देता है, ठीक है, प्रगलक लेता है, उत्तरदाता जो आंकड़ा दे रहा है, यानी देने वाला और लेने वाला, ऐसे आंकड़ा तैयार करने वाला और आंकड़ा देने वाला किस प्रकार के परिस्थिति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब आमने सामने होता है। तो देखिए ईमेल में तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, टेलीफोन में प्रत्यक्ष नहीं होता, डाक में प्रत्यक्ष होता है, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब एक व्यक्ति के घर दूसरे व्यक्ति जाए और आंकड़ा लेकर आए। 9 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम जो है 1951 में जनगणना हुई, ठीक है। वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहते हैं। जो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे विभिन्न स्तंभों और पंक्ति में, देखिए आंकड़ों को हमेशा देखिए इस तरह से आप डाले होंगे, इस तरह से जगह लगाए होंगे 8 क्लास में, 7 क्लास में, 10 क्लास में, तो इस तरह के आंकड़े जो आप देते हैं इसी को एक स्तंभ और पंक्ति कहते हैं, ठीक है, जिसको ग्राफ को बनाते हैं हम लोग। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है, तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतोसत के बराबर। अगर आपको पता होगा तो a+b/2 का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगाए होंगे, जिसको हम लोग मध्य बिंदु निकालने के लिए प्रयोग किए होंगे। तो या तो फिर L1 + L2/2 लगाए होंगे, इस दो तरह फॉर्मूला यूज किए होंगे, जिसको हम लोग उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हल्का हिंदी में लिखा हुआ तो बहुत कंफ्यूजन रहता है इकोनॉमिक्स में, फिर भी आप देखिए हम उसको समझाते जा रहे हैं। 13वां में क्वेश्चन कह रहा है कि बारंबारता वितरण की अपरिष्कृत आंकड़ों को चर के रूप में वर्गीकृत किया। देखिए ध्यान से देखिए, बारंबारता वितरण को तो हमने बताया था ना, तो यहाँ क्या होगा, मात्रात्मक होगा। क्या होगा, मात्रात्मक होगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण है। कौन सा सतत चर का उदाहरण है। देखिए संतत चर किसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस आंकड़े को, अभी वही हम बताए थे, जिस आंकड़े को पॉइंट में लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों की संख्या नहीं लिख सकते, विद्यार्थियों पढ़ने वाली संख्या नहीं लिख सकते, पासे वाले संख्या नहीं लिख सकते, तो क्षेत्रफल को लिख सकते। इसका आंसर क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा, ठीक है। मिलान चिन्हों का कितने समूह में किया, तो 5। देखिए आपने कभी मिलान चिन्ह बनाया होगा, झूठ बनाया होगा, तो 4 ऐसे देते, किसे देते 5, ठीक है, तो ये 5 होगा आंसर। आगे एक सवाल दिया बहुत लंबा, लेकिन इसका आंसर देखिए कितना मजेदार होगा। बोल रहे बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि के विरोध में एक बंद का दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले थे और 7 बंद पाए गए। 2 विद्यालय बंद थे और 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह आंकड़ा किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण करता है। तो देखिए ये तो मात्रा दिखा रहा है, तो सारणी दिखा रहा है, तो आरेख दिखा रहा है, ये तीनों में से कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पाठ विषयक है। पाठ विषय किसको कहते हैं, जिस घटना के बारे में पूरा वर्णन कर दिया जाए उस घटना को हम लोग पाठ विषयक कहते हैं। जैसे हम लोग पेपर में पढ़ते हैं। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में दिखाती है। इस आंकड़े को प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया, देखिए इस तरह से कोई आंकड़ा बनाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सारणी बनाना कहते हैं, तो इसको सारणीकरण कहेंगे, ठीक है। आइए 18 नंबर, सुमित पिछले 10 वर्ष की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित द्वारा किया गया विद्यार्थियों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। सुमित द्वारा किया गया विद्यार्थियों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। देखिए पहली बात कि यहाँ समय दिया हुआ, ध्यान से देखिए, अगर समय दिया हुआ है इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं देखना है। टाइम को काल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कालिक आंकड़ा बोलेंगे, ठीक है। 19 नंबर, काल श्रेणी के प्रस्तुतिकरण
के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो काल श्रेणी के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो तोरण का प्रयोग करते हैं। कभी आप देखे होंगे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह का बिंदु से हम लोग तोरण प्राप्त करते हैं, इस तरह के आंकड़े हम देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। ठीक है, तोरण को किस नाम से जाना जाता है? तोरण को एक और किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं। भारत के प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? एक सवाल रिपीट हो गया। देखिए, भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय का गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश काल में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था कि राष्ट्रीय आय की गणना हो सके। ठीक है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में किस प्रकार प्रभावित किया? तो देखिए, रेलवे अंग्रेज लेके आया था, उससे कुछ फायदे भी हुए, तो लोगों की लंबी यात्राएं करना शुरू कर दिए, ये सही है। कृषि के व्यवसाय करने बढ़ावा मिला, ये भी सही है। जान माल की हानि हुई, ये उतना सही नहीं है, तो ए और डी होगा, इसका मतलब ए और बी होगा, इसका मतलब डी नंबर सही होगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? अगर आप जानते होंगे, हल्का सा भी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? देखिए, भारत का औद्योगिकरण किया गया, किसने किया? विदेशी शासक ने किया। क्यों किया? क्योंकि कच्चे माल का निर्यातक बनना था, कच्चे माल ज्यादा चाहिए था, और भारत एक विशाल बाजार बना था उसमें, क्योंकि उसको जब ज्यादा बड़ा बाजार बनेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा उससे टैक्स मिलेगा, जब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो ये कन्फर्म था कि बड़े मात्रा में उन लोगों का व्यवसाय चलने वाला था, और इसलिए ऐसा किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 26 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी वस्तु की कीमत निर्धारण जो है मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। आप 12 क्लास में आएंगे तो ये पढ़ेंगे कि जहाँ जो है मांग और पूर्ति का वक्र जो है बराबर होता है, उसी को हम लोग संतुलित बिंदु बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, फिर बेहतर तरीके से अभी समझ लें कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण जो है मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, योजना आयोग बोलेगा तो अलग आंसर होगा, योजना समिति बोलेगा तो अलग आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर 1938 में। तो पंचवर्षीय कितना आसान सवाल है, जिसको हम लोग हलवा वाला क्वेश्चन बोलते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है भाई, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तो होगी। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच क्रय क्षमता के आधार पर बांटा जाता है? तो ये क्रय क्षमता के आधार पर मतलब जो कितना खरीद सकता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। समाजवादी में तो सबको बराबर दिया जाता है। 30 नंबर सवाल, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषणा की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो 1948 में की गई थी। ठीक है, सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आर्थिक समृद्धि के प्रमाणिक सूचक क्या है? आर्थिक समृद्धि मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक समृद्धि हो रही है तो उसकी प्रमाणिक सूचक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है, स्वच्छता दर है, जीवन प्रत्याशा है, या जीवन स्तर है? देखिए क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक रूप से कब मजबूत होगा? जब आदमी, जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों का आर्थिक समृद्धि हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO बोला जाता है, विश्व व्यापार संगठन, इसका गठन कब की गई थी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका गठन 1995 में किया गया था। ठीक है, भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा जो 1991 में की गई थी। प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? वस्तु के, व्यक्ति के आय पर। ठीक है, व्यक्ति के आय पर जो है प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य है वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना। सही, विनिवेश का मतलब पैसा निकालना। जैसे कुछ दिन पहले अगर आप देखे होंगे तो सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकार ने पैसा कमाया,
उसी को हम लोग बोलते हैं। निवेश का मतलब पैसा लगाना, विनिवेश का मतलब निकालना। तो वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, अनुशासन बढ़ाया जाएगा। आधुनिकीकरण भी हो सकता है, पैसा कमी उससे बढ़ाया जाएगा। सरकार को धन एकत्रित करना हो, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। योजना आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होते थे, क्योंकि अब योजना आयोग जो है नीति आयोग बन गया, आपको पता होना चाहिए। तो ये होते थे पूछा क्योंकि 2014 में इस योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग बना दिया गया है। तो इसका पदाध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। ठीक है। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा स्टील जो है वो कितने देशों में कार्यरत है? तो ये एक सवाल हल्का सा कंफ्यूजन है आपको, अगर इसका आंसर पता होगा, लेकिन हम इसका आंसर हम देख सकते हैं। तो ये लगभग 30 देशों में कार्यरत है। ठीक है। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? डाटा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि कंपनियां जाती रहती है देश में। तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये 11th का इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट सेट हुआ। आप इस सेट को देखकर कितना समझे, क्या नहीं समझ में आया, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कोई इसी तरह का क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें।